गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर 13। और इस लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितना पढ़ा है उन सबका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर। अब जेई मेंस 2022 में अगर हम देखें तो जून में हुआ और फिर जुलाई में हुआ। जून में हुआ ये 6 दिन, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और प्रत्येक दिन दोनों सिटिंग में एग्जाम हुए, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। यानी कि जून में हमारे पास 12 क्वेश्चन पेपर हो गए। और फिर जुलाई में भी ये हुआ 5 दिन, 25, 26, 27, 28, 29, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, यानी 10 क्वेश्चन पेपर हमें हो गए जुलाई में। तो सिर्फ और सिर्फ 2022 में देखें तो 12 क्वेश्चन पेपर जून में और 10 क्वेश्चन पेपर जुलाई में, यानी हमारे पास 2022 में 22 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। इन 22 क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आए हैं, एक एक करके हम उन सबको यहां पे सोल्व करेंगे। और इस तरह से इस पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और हमें साथ के साथ एक ये भी समझ में आ जाएगी कि एग्जाम में किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के हैं, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको, a small square loop of side small l is placed inside a large square loop of wire capital L। यानी कुछ इस तरह का पिक्चर दे रखा है कि एक बड़े स्क्वायर लूप के अंदर यहां पर एक स्मॉल स्क्वायर लूप है। इसका साइड कैपिटल, इसका साइड स्मॉल एल है और इसका साइड कैपिटल एल है। और हमें दे रखा है कि स्मॉल एल मच मच लेसर देन कैपिटल एल है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बोथ लूप्स आर कोप्लानर एंड देयर सेंटर कोइंसाइड एट पॉइंट ओ। यहां पर ये पॉइंट जो है, यह है पॉइंट ओ। इसके सेंटर पे ये छोटा सा लूप है और ये बड़ा सा लूप, दोनों का सेंटर एक ही है, कोप्लानर है, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज, पूछ रहा है कि इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो हमने जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था तो दो स्टैंडर्ड केसेस में तो हमने निकाला था कि एक सोलेनॉइड के ऊपर सोलेनॉइड हो तो, और एक कोप्लानर केस में लिया था कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे स्मॉल सर्कुलर लूप हो। तो उन दोनों केसेस में हमने निकाल के देखा था थियरी के दरमियान। यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है पर वो सर्कुलर नहीं है, ये स्क्वायर शेप्ड है। स्क्वायर शेप्ड एक लूप के सेंटर पे दूसरा स्क्वायर शेप्ड लूप है जिसका साइड इस बड़े वाले की तुलना में काफी छोटा होता है। ये कंडीशन हमेशा दे देता है क्या, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो। क्यों दे देता है? इसलिए ताकि जब इसके कारण यहां पर फील्ड कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू वही लें जो सेंटर पे है, क्योंकि इसके हर एक जगह पे फील्ड अगर अलग अलग हो जाएगी तो हमें फ्लक्स निकालने में दिक्कत होगा। इसलिए यह कंडीशन देने का मकसद ये होता है। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का तरीका जो हमने सीखा है, आप इसमें करंट आई फ्लो करवा दो और इस करंट की वजह से देखो कि इसमें कितना फ्लक्स पास कर रहा है। इसको अगर मैं 1 मानूं और इसको अगर मैं 2 मानूं तो आपको कैलकुलेट करना है φ2 1 में के करंट के कारण। और ये हम जानते हैं कि जितना ज्यादा यहां करंट होगा उतना ही ज्यादा यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज्यादा यहां फ्लक्स होगा। यानी ये φ2 प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? I1 के। इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, m लिख दिया, MI1, और यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया φ2 डिवाइडेड बाय ये। यही आता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही निकालना है मुझे। अब फ्लक्स निकालने के लिए मुझे यहां पर फील्ड चाहिए होगा। यहां पर इसके कारण फील्ड क्या है?
वो निकाल लूं, मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया, निकल जाएगा फ्लक्स। चलिए वही फ्लक्स बाई आई हमारा आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए यहां पर पहले जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है एक स्ट्रेट वायर के कारण, मैं इस वायर को ले रहा हूं, इस वायर को मैं यहां बना रहा हूं। ये वायर के कारण यहां पर फील्ड क्या होगा, करंट कैरिंग वायर के कारण, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण क्या फील्ड होता है आपको पता है। अगर ये θ1 और ये θ2 होता है तो उस केस में आप जानते हो कि B होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। जानते हैं ना हम ये बात। हमारे इस प्रेजेंट केस में देखा जाए तो ये θ1 45 डिग्री, ये θ2 भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाली दूरी d इस L का आधा हो जाएगा। ये दूरी d, ये दूरी d इस L का आधा हो जाएगा, बड़े वाले L का, तो L/2 लिख दूं। अब सब कुछ पता चल गया हमें। अब यहां पर B निकाल लूं। अब ये B एक ध्यान और देना है कि तो सिर्फ एक वायर के कारण था, ऐसा ऐसा यहां 4 वायर है और चारों में डायरेक्शन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो चारों के कारण फील्ड ऐड हो जाएगा। तो हम इसी को 4 टाइम्स कर दें, म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी की जगह हमने लिख दिया L/2 साइन θ1 प्लस साइन θ2 यानी साइन 45 डिग्री प्लस अगेन कितना, साइन 45 डिग्री। क्लियर, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2। सोल्व किया जाए इसे, इस 4 से इस 4 को भेजा जाए, क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट I बाई पाई एल, और इस 2 को भी नीचे से ऊपर कर देता हूं। साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री ट्वाइस ऑफ साइन 45 डिग्री ट्वाइस इंटू 1/√2। क्लियर, एक √2 से इसको खत्म किया, √2 हो गया ये। अब ये हो गया ट्वाइस √2 म्यू नॉट I बाई पाई एल। ये क्या निकल गया हमें, मैग्नेटिक फील्ड इस बड़े वाले लूप के कारण उसके सेंटर पे। ओके, इस कंडीशन के तहत इस छोटे वाले लूप के हर पॉइंट पे हम फील्ड वही लेंगे जो सेंटर पे है, क्योंकि इसका एरिया काफी छोटा है इसकी तुलना में, इसका लेंथ काफी, इसका डायमेंशन काफी छोटा है बड़े वाले की तुलना में। तो अब जब फ्लक्स की बात आएगी, मुझे तो फ्लक्स निकालना है ना, फ्लक्स बाई I1 करना है, तब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। मुझे फील्ड निकाल लिया, फ्लक्स निकालूं, इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, दूसरे वाले मतलब छोटे वाले लूप में वहां जो फील्ड है पहले के कारण इनटू उसका एरिया, आप देखो स्क्वायर लूप है, स्मॉल एल उसका साइड है, स्मॉल एल के स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दिया। फील्ड हम निकाल चुके हैं यहां पर, ट्वाइस √2 म्यू नॉट I बाई पाई एल मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर। इसी फ्लक्स को इस I से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये I पहले वाले में है, I1 एब्रिविएशन लगा दूं तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल गया φ2। इस I1 को पकड़ के खींच के यहां लाया जाए, यही φ2 बाई I1 म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, वही हमें यहां निकालना है। किया जाए क्या हो जाएगा, 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर, ये I1 तो यहां खिसका दिया, डिवाइडेड बाई पाई एल आ गया। चलिए मिलाया जाए आंसर, कौन सा होगा, 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई पाई कैपिटल एल, दिस इज सी। क्लियर, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का सिर्फ यही तरीका है, बड़े वाले में करंट दो, छोटे वाले पे फ्लक्स निकालो, फाई बाई आई इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। डेटा नोट करते चला जाए, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, वेरीज विथ टाइम फाई इक्वल टू 8t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 5। ओके, फाई का वेरिएशन किस तरह से है, 8t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 5।
ये हमें दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करेंट एट टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड, टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड, टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड, यानी इसको 1/4 सेकेंड कह देता हूं, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पे इंड्यूस्ड करंट आपको निकालना है आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड इस समय में क्या हुआ, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। यही है ना, 20 ओम डेटा देख लिया जाए, 8t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 5, ठीक है ठीक है ठीक है। और किस क्षण की बात कर रहा है भाई, बात कर रहा है 0.25 सेकेंड, जिसको कैलकुलेशन में आसान हो इसके लिए हमने 1/4 सेकेंड लिख दिया इस पे। और आंसर आपका निकालना है मिली एम्पियर में, आंसर आपको निकालना है मिली एम्पियर में, ये दे रखा है। चलिए किया जाए। आपको जब फ्लक्स दे ही रखा है तो आप सीधे इसको डिफरेंशिएट करो और ईएमएफ निकालो। क्या होता है, ई इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, राइट, डी फाई बाई डी टी, यानी 8 इंटू टी स्क्वायर का 2t माइनस 9, यानी किस क्षण की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 8 इंटू टी इक्वल टू 2 सेकेंड, नहीं टी इक्वल टू 1/4 सेकेंड पे। तो चलिए टी इक्वल टू 1/4 सेकेंड पे निकाला जाए, ये तो हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया, दैट इज 16t माइनस 9। ईएमएफ किस क्षण पे, टी इक्वल टू 1/4 सेकेंड। तो वैल्यू पुट किया जाए, टी की वैल्यू 1/4 माइनस 9, दैट इज चर्चो को 16, 4 माइनस 9 माइनस 5। ई का मॉड क्या हो जाएगा, 5। हमको तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमको तो मोड से मतलब है। ओके, तो ई का हो गया 5 वोल्ट उस इंस्टेंट में। तो उस इंस्टेंट में आई इंड्यूस्ड क्या हो गया, आई इंड्यूस्ड इक्वल टू उस समय में जो ई है डिवाइडेड बाई आर। क्या है ई की वैल्यू 5, क्या है आर की वैल्यू ऊपर देखा जाए 20, 1/4 एम्पियर। ओके, 1/4 एम्पियर। अब 1/4 वो वहां तो पूछ रहा है मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर 10⁻³ कर दें। ओके, तो ये 4 काटा 250 बना दिया और इस 10⁻³ को हमने लिख दिया मिली एम्पियर, यानी 250 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर। मिलाया जाए मिलाया जाए मिलाया जाए मिलाया जाए, अच्छा फिल इन दी ब्लैंक्स था, ठीक है 250, ओके 250, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग ये था। अगला क्वेश्चन फिर फ्लक्स पे ही है। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, डेटा नोट करते चला जाए, 8 ओम। The magnetic flux due to an external magnetic field varies with time as phi equal to 2/3 9 minus t square। क्या दे रखा है, फाई आपको दे रखा है 2/3 9 माइनस टी स्क्वायर, 9 माइनस टी स्क्वायर ये दे रखा है हमें। द वैल्यू ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल टिल द फ्लक्स बिकम्स 0। डायरेक्ट टाइम नहीं दिया है, इसने इसको लैंग्वेज में दे दिया है कि उस समय तक में टोटल हीट जनरेशन कितना होगा, जब तक कि टिल द फ्लक्स बिकम्स 0, जब तक कि फ्लक्स 0 ना हो जाए, विल बी। ओके, हमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ ये निकालना है, कब तक, जब तक कि फ्लक्स 0 हो जाए तब तक में। ओके, फ्लक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है मेरे पास, तो फ्लक्स के एक्सप्रेशन से डायरेक्ट हम निकाल ना लें पहले कि कितने समय के बाद फ्लक्स 0 होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ उतने समय में कितना हीट जनरेट हुआ, उसको निकालने की बात कर रहा है। तो चलिए आप फ्लक्स को 0 से इक्वेट कराइए टाइम निकालने के लिए। 2/3 9 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि 9 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि 9 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब टी इक्वल टू 3। टी की प्लस माइनस 3, माइनस 3 तो लेंगे नहीं, टाइम की निगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो टी इक्वल टू आ गया 3, यानी 0 से 3 सेकेंड में कितना हीट डेवलप हुआ ये उसकी बात कर रहा है, उसको निकालने की बात कर रहा है। टाइम हमने यहां से निकाल लिया। चलिए फाई आपको दे रखा है भाई, फाई का रेट ऑफ चेंज से हम वोल्टेज निकालेंगे, फिर आर से डिवाइड करके हम इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे। तो ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, पेट मेथड, यही हम करते आ रहे हैं। चलिए भाई 2/3 को बाहर खींचा जाए,
डी बाई डी टी क्या 9 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, यानी कि 2/3, 9 का तो 0 हो गया, माइनस टी स्क्वायर का 2t। ओके, यानी कि हो गया -4t/3। यही आया ना, -4t/3। लेकिन फिर हमें ई के मॉड से मतलब है, तो निगेटिव के झंझट में क्यों पड़े। ये हो गया ई का मॉड, निगेटिव को भेजो घर, और आ गया 4t/3 निगेटिव। तो हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। चलिए, निकालना हमें हीट है, डायरेक्शन का क्या करना हमें। तो E = आ गया 4t/3। यहां पर एक चीज देखा जाए, कि आपका जो EMF डेवलप हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो जो आपका हीट निकालना होता है, हीट डेवलप निकालना होता है, जो हीट का क्या फॉर्मूला होता है, I²RT जूल हीटिंग। हीट का फॉर्मूला यही होता है ना। पर यहां पर आपका जो I आएगा वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आएगा, और ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वो भी टाइम पे डिपेंड करेगा। तो आई टाइम का वेरिएबल है, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। याद कीजिए क्या, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर अगर फोर्स वेरिएबल हो जाता है तो हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स करते हैं। यहां भी कहानी वही है, I²RT इज द हीट डेवलप्ड। पर अगर आई टी के साथ वेरी करेगा तो हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे I²RDT। क्लियर कहानी। वेरिएबल रहे तो इस तरह से निकाला जाता है, कांस्टेंट है तो सीधा सीधी गुना कर दो, निकल जाएगा। चलिए, आई आपका क्या हो जाएगा जी, और कितने समय हम निकाल चुके हैं, 0 से 3, 3 सेकेंड में फ्लक्स 0 हो रहा है। ओके, क्वेश्चन में दे रखा था तब तक जब तक कि फ्लक्स 0 ना हो जाए, हमने निकाल लिया 3 सेकेंड में, तो इस हो गया 0 से 3। कोई दिक्कत, चला जाए, बढ़ा जाए आगे भाई। अब आई, ये आई इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से है, लिख दूं E/R का स्क्वायर, दैट इज E/R का स्क्वायर इंटू RDT, दैट इज E²/R² इंटू RDT। वही 0 से लेकर के 3 तक, एक को भेजा जाए घर। अब कितना हो गया, E²/RDT। इसको आप चाहे तो आप E²R के ही बराबर होता है ना, तो इतना ताम झाम ना करके डायरेक्ट आप यहां पर भी लिख सकते थे क्या, E²/RDT। ओके, पावर, हीट डेवलप्ड पावर I²R या E²/R। ओके, चलिए, E आप निकाल चुके हो कि 4t/3 है। रखा जाए 4t/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RDT, इसी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक। ओके, 4/3 कितना हो गया, 16/9, और t² नीचे आ गया R, इसको भी बाहर ही निकाल लिया जाए इंटीग्रेशन से 0 से 3। इस R को भी बाहर ही खींच लिए, अंदर में सिर्फ वेरिएबल t रह गया, t का स्क्वायर इंटीग्रेशन t³/3। ओके, यानी 16/9R इंटू t³/3। क्लियर कहानी यहां तक। R की वैल्यू कितना, 8 ओम रख दिया जाए, तो हो गया 16/9 इंटू 3 इंटू R की भी वैल्यू 8 ओम, वो भी पुट कर देता हूं, और t का क्यूब, समय हम निकाल चुके थे 3 सेकेंड, तो 3 का क्यूब दैट इज 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 और 9 3 या 27, काम खत्म, भेजो घर। 8 दूना 16। क्लियर, 8 दूना 16, यानी आंसर आ गया आपको 2 जूल। जब तक कि फ्लक्स 0 होगा उतनी देर में जूल हीटिंग होगी क्या, इस इंड्यूस्ड करंट के कारण 2 जूल। चलिए, मिलाया जाए भाई आंसर। इट वॉज फिल इन द ब्लैंक्स, 2 जूल। चलिए आगे बढ़िए। क्लियर, मिटाया जाए। यहां पर क्या था, टाइम हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, पूछ रहा था कि फ्लक्स जब 0 हो जाए तब तक में बताइए। फ्लक्स को 0 करके हमने टाइम निकाल लिया। फिर यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम का फंक्शन आ रहा था, तो डायरेक्ट हम इसको I²RT मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, तब हमने इंटीग्रेट करके कर दिया। क्लियर, चलिए ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। अगला क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन XY प्लेन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप है XY प्लेन में,
ये लूप है एक्स वाई प्लेन में। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ये रहा मेरा लूप इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में है ये लूप, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि 3t³ J प्लस 3t² K। JK में फील्ड है, XY प्लेन में ये है, ये आपका रखा हुआ है XY प्लेन में, और फील्ड यहां है J में और K में। तो एक चीज जरा देखा जाए कि जो Y के अलोंग या X के अलोंग जो फील्ड होगा वो तो इसको सिर्फ टचिंग निकल जाएगा, Y के अलोंग भी जो फील्ड होगा वो भी सिर्फ इसको टचिंग निकल जाएगा। कोई फ्लक्स इंटर नहीं कर पाएगा, कोई फ्लक्स इस एरिया को क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए कि उस लूप के एरिया से होकर के फील्ड लाइन क्रॉस करे। एक्स वाला इसको टच करके निकल जा रहा है, वाई वाला भी इसको टच करके निकल जा रहा है। अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे ये मान लें कि वो मेरा लूप है, और लूप के इस एरिया के करस्पॉन्डिंग अगर फील्ड लाइन हम ऐसे लें तब तो टच करके निकल गया, सिर्फ अंदर घुसा नहीं। फील्ड लाइन अगर हम ऐसे लें तो फिर वही बात हो गई, हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए। अब यहां पर आप देखो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टचिंग निकल जाएगा, वाई कंपोनेंट का टचिंग निकल जाएगा, सिर्फ जेड वाला इसमें इन करेगा, फ्लक्स देगा। तो हमें इस जे कंपोनेंट से यानी वाई कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं दे पाएगा। ये इस क्वेश्चन का कैच पॉइंट है। इस क्वेश्चन में ये गौर करने वाली बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ बी का जेड कंपोनेंट लेंगे, दैट इज जो कि हमारा यहां 3t² है। क्लियर? हमें अगर एक्स कंपोनेंट भी दिया हुआ रहता तो मुझे कोई मतलब नहीं था। तो अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द लूप इज 1 मीटर, इस लूप का रेडियस कह रहा है 1 मीटर है। इफ द रेडियस ऑफ द लूप इज 1 मीटर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड इज, कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा किस समय में, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और वो दे रखा है n इंटू पाई वोल्ट है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा है कि n इंटू पाई वोल्ट है, n इंटू पाई वोल्ट है। तो ये n की वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक्स वाई प्लेन में आपको एक लूप दे दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। अब कह रहा है कि इस लूप से जिसका रेडियस 1 मीटर है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, वो कैलकुलेट करना है। उसको n इंटू पाई में दे रखा है, वहां n की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो हमने कहा कि मुझे y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, वो यहां कोई फ्लक्स नहीं दे पाएगा, तो हमने फ्लैट निकाल लिया z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ वही हमें यहां काम का है, वही इस लूप से होके फ्लक्स दे पाएगा। चलिए, अब आप जानते हो कि E क्या होता है, d∅dt। फ्लक्स यहां चेंज क्यों कर रहा है, इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। लूप का एरिया सेम है। चलिए, d/dt b इंटू ए ले लूं, सीधा का सीधा b इंटू ए ले लिया। हमने y कंपोनेंट को लिया ही नहीं है, अगर लेते भी तो उसका डॉट प्रोडक्ट b cos θ cos 90 0 हो जाता। तो क्या हो जाएगा, एरिया में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, dB/dt के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। एरिया लिख दूं पाई इंटू आर का स्क्वायर, और dB/dt b देखिए, b जेड कंपोनेंट, इसी से मतलब है हमें 3t²। चलिए भाई 3t²। ओके, पाई आर स्क्वायर बाहर ही है, इस 3 को भी खींच के लाया जाए बाहर, और t² का ट्वाइस t। क्लियर? तो ये हो गया 3 दूना 6 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ये आ गया ईएमएफ आपका टाइम का फंक्शन, पर हमें कहा कब है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे।
तो ई टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, इसमें टी इक्वल टू 2 पुट कर दूं, दैट इज 6 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 12 पाई आर स्क्वायर, राइट। रेडियस की वैल्यू 1 दे रखा है, तो 12 पाई सीधा सीधी आ गया वोल्ट। क्वेश्चन में दे रखा था कि एन पाई वोल्ट है, इक्वेट कराया जाए इसको एन पाई से, तो एन की वैल्यू निकालना था, कितना हो गया एन की वैल्यू 12। क्लियर, कहानी क्लियर, सीधा सीधी, फ्लक्स चेंज डी5 बाई डी टी, काम खत्म। चलिए आगे बढ़िए। सावधानी के बाद सिर्फ यही था कि आपको यह देखना था कि जे कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर एक्स कंपोनेंट भी दिया होता तो उसे भी कोई मतलब नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी, चलिए डाटा नोट कीजिए, 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100, रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, बैटरी 6 वोल्ट से इस एल आर को कनेक्ट कर दिया गया। डिटरमाइन अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, ओके, अप्रोक्सीमेटली द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। वो टाइम आपको निकालना है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में वो टाइम निकालना है जब आपका आई नॉट का यानी स्टेडी स्टेट वैल्यू का आधा हो जाए, पहला पार्ट ये है। दूसरा वाला पार्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ द कॉइल, जो हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर होता है उसकी बात कर रहा है, एट एन इंस्टेंट 15 मिली सेकेंड आफ्टर द सर्किट इज स्विच्ड ऑन। ओके, इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि टी निकालिए, वो कि एनर्जी स्टोर्ड निकालिए कब, टी इजकल टू 15 मिली सेकेंड पे, 15 मिली सेकेंड पे। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, ठीक है, कि एल वैल्यू इतना है, आर वैल्यू इतना है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, तो करंट डायरेक्ट मैक्सिमम पे तो चला नहीं जाता है, हमने देखा है ग्रोथ एंड डीके ऑफ एल आर सर्किट, राइट। तो करंट ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो कह रहा है कि टाइम बताइए जितने टाइम में मैक्सिमम जितना करंट हो जाता है स्टेडी स्टेट वैल्यू उसका आधा हो जाए। ओके, तो पहले इसको देखते हैं फिर एनर्जी वाले को करेंगे। आप जानते हो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, I इजकल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, कुछ यही फॉर्मूला आता है ना। ओके, ये ग्रोथ के केस में और डीके के केस में हो जाता था I इजकल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। यहां बात ग्रोथ की कर रहा है, हमने ग्रोथ वाला फॉर्मूला लिया। ओके, चलिए इस आर बाई एल, अब आप जरा देखो इसको, आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस इस आर बाई एल, जो टी का कोएफिशिएंट है उसको मैं एक साथ रख ले रहा हूं। ओके, इस तरह का क्वेश्चन जब हम ये टॉपिक कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकाल करके दे दिया था कि आप हाफ वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और उस वक्त कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है उसका जो फॉर्मूला बनता है उस इसी तरह का फॉर्मूला बनता है डीके का, और डीके कांस्टेंट के टर्म्स में डायरेक्ट जो वहां वाला फॉर्मूला था उसको हम यहां भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यह बात वहां हमने डिस्कस करी थी, उस चीज को हम डायरेक्ट यहां पे लगा सकते हैं। देखो वो फॉर्मूला हो जाता है हाफ, आप इसको टी हाफ कह लो कि करंट आधा डेवलप होने में लगा समय, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था ln2 बाई इस टी का जो कोएफिशिएंट है, इस टी का कोएफिशिएंट यहां r बाई एल है, तो r बाई एल एज इट इज रख दो, और ln t की 2 की वैल्यू डायरेक्ट होता है 0.6932। हालांकि ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखो, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। इस क्वेश्चन में हालांकि ये वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड है कि आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन में दे रखा था आपको ln2 की वैल्यू 0.6932। ओके, डिवाइडेड बाई r बाई एल, ऊपर आ गया तो ये हो गया L बाई आर, और आपको तो पता ही है कि इसी L बाई आर को हम क्या कहते हैं,
टाइम कांस्टेंट, यानी 0.6932 ऑफ टाइम कांस्टेंट में यहां पर करंट आधा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और एक टाइम कांस्टेंट में कितना होता है 63%, तो उससे थोड़ा सा कम होगा, देखिए उससे 0.6932 ये फैक्टर है, यानी उससे थोड़ा सा कम है। वैल्यू निकाल के देखा जाए यहां कितना होगा 0.6932 L बाई आर, वैल्यू दे रखा है L की वैल्यू 1, R की वैल्यू 100, पुट कर दिया जाए। ओके, क्या हो गया 0.6932 इंटू 10 का पावर -2। आंसर मिली सेकेंड में दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं इसको मिली सेकेंड में बना लेते हैं, दैट इज 6.932 इंटू 10 का पावर -3। इसी 10 टू द पावर -3 को मिली सेकेंड कह देंगे। क्या हो गया हमारा 6.932 मिली सेकेंड। 6.9 अप्रोक्सीमेटली की बात कही गई थी, तो मोटा मोटी 7 मिली सेकेंड आ गया। आ गया, जरा ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी में भी 7 मिली सेकेंड है, डी में भी 7 मिली सेकेंड है, लेकिन अभी एक चीज और निकालना है हमें, तो उससे क्लियर हो जाएगा। टी इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे हमें निकालना है कि एनर्जी कितना स्टोर हुआ है। मैग्नेटिक फॉर्म में हाफ LI² में हम जानते हैं कि अगर I करंट फ्लो करे तो एनर्जी हाफ LI² स्टोर होती है, तो उस समय I क्या होगा वो निकाल लेंगे, तो हाफ LI² भी निकल जाएगा। क्लियर? चलिए, पहला पार्ट का तो हो गया काम। अब चला जाए दूसरे पार्ट का देखा जाए। नीचे वाला मिटा देता हूं, आंसर तो हमारा आ ही गया। ए पार्ट का इसका आ गया हमारा कितना 7 मिली सेकेंड। इसको यहां लिख लिया जाए और इसको मिटा दिया जाए। ओके, दूसरे पार्ट को निकालते हैं। अब दूसरे पार्ट को निकाला जाए। क्या कह रहा भाई, टी इक्वल टू 15 मिली सेकेंड। 15 मिली सेकेंड में एनर्जी कितना होगा, तो पहले निकाल लेते हैं कि टी इक्वल टू 15 मिली सेकेंड में करंट कितना होगा। चलिए, आई नॉट कितना हो जाता है E बाई आर, स्टेडी स्टेट वैल्यू E बाई आर। ओके, और 1 माइनस E टू दी पावर माइनस RT बाई एल। आर की वैल्यू है 100, टाइम की बात कर रहा है 15 मिली सेकेंड, यानी 15 इंटू 10 टू दी पावर -3। इंडक्टेंस की वैल्यू है सीधा सीधी 1। ओके, E बाई आर 6/100, यहां पर कर दूं 6/100, और 1 माइनस E टू दी पावर देखिए तो कितना हो गया, कट कटा के 2 जीरो और एक, यहां 3 जीरो है, 3 जीरो में 2 जीरो तो यहां से एडजस्ट हो गया, यहां इसको 1.5 कर देता हूं तो -1.5 ये आ गया, E टू दी पावर -1.5। अब इसका तो वैल्यू हम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं घबराने की, आपके क्वेश्चन में दे रखा है इसका वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में क्या है इसका वैल्यू लिखे हुए, E टू दी पावर -3/2, 1.5 कितना हो गया 3/2। ओके, -3/2 हो गया ये, तो -3/2 की वैल्यू सिंपल सा वैल्यू है 0.25। चलिए इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए, 6/100, 1 माइनस 0.25, 0.25 है तो 0.25 को 1/4 लिख देते हैं, कैलकुलेट करना और भी आसान हो जाता है। 6/100, 1 माइनस 1/4, और 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4, 3/4 का 6/100। क्लियर? बात क्लियर हो रही है? तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9/2/100, यानी 9/2, और 100 है 10 टू द पावर -2 पर कर दो, यानी करंट हो गया 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। क्लियर? क्लियर? करंट की वैल्यू हो गई 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। अब एक बार जब करंट निकल गया तो अब हमें क्या करना है, हाफ LI²। इस वक्त एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हाफ LI², यानी हाफ इंडक्टेंस की वैल्यू 1 यस 1 और इसका स्क्वायर 4.5 गुना 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, यानी 4.5 फिर से 4.5 और 10 का पावर -4 हो गया। चलिए 45 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2025, मल्टीप्लाई कर ले, नहीं याद है तो वैसे 2025 इसका होता है। ओके, तो ये हो जाएगा, अब इसको कर ले हम 20.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का पावर -4,
20.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का पावर -4 भेजा जाए, इसको उड़ाया जाए 10.125 लगभग इंटू 10 का पावर -4। आंसर मुझे मिली में देना है तो एक 10 के पावर को इधर एडजस्ट कीजिए और ये हो जाएगा 1.0125 इंटू 10 का पावर -3। अप्रोक्सीमेट आंसर देना था तो इतना दूर तक क्यों ढोए, सीधा सीधी 1 मिली जूल, 1 मिली जूल। तो अब इसका इस पार्ट का आंसर हो गया कितना, 1 मिली जूल। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए, 7 मिली सेकेंड 1 मिली जूल, देखा जाए 7 मिली सेकेंड 1 मिली जूल, आंसर सी। क्लियर, कहानी क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। ओके चलिए, इसी बहाने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला का भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिटा रहा हूं। ओके चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स ईच विथ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर सीधा सीधी दिया हुआ है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, यानी कि अगर मैं ये सर्कुलर कॉइल बना लूं, यहां पर ये सर्कुलर कॉइल है मेरा, ये सर्कुलर कॉइल, और ये इसका वर्टिकल डायमीटर बना दूं, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और रोटेशन का एट द रेट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रोटेशन की स्पीड दे रखी है हमें क्या, ओमेगा दे रखा है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पर रिवॉल्यूशन इज नॉट एसआई यूनिट, यानी कि हम इसे एसआई में लिख दें 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। कहानी क्लियर। इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.07 टेस्ला, यहां पर में इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ऐसे ऐसे इस कॉइल को हम रोटेट कराना स्टार्ट कर रहे हैं। द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेशन विल बी ईएमएफ, ईएमएफ जो डेवलप होगा, ई जो डेवलप होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें, कहानी क्या बन रही है, जेनरेटर वाली कहानी बन रही है, ऐसे समझा जाए। ये कॉइल है मेरा, ये कॉइल है मेरा, ये कॉइल है, इसको समझे, ये कॉइल है मेरा, और ये अपने वर्टिकल डायामीटर इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और आप इसको ऐसे 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 घुमा रहे हो, कहानी बन गई जेनरेटर वाली। तो डायरेक्ट लगा दिया जाए फॉर्मूला जेनरेटर वाला, ठीक है। ओके, क्या फॉर्मूला आया था जेनरेटर के केस में, जो ईएमएफ डेवलप होता था वो याद किया जाए, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही था ना। कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमता था, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल ऐसे वर्टिकल अपने डायमीटर के अबाउट घूम रहा है। क्लियर, फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जेनरेटर का डायरेक्ट हमने लगा दिया। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई। ओके, इसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं, तो एन बी ए ओमेगा, सारी वैल्यूज दे रखा है हमें 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड 0 पॉइंट दिया था ना, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, एक मिनट देखा जाए, आई थिंक इट वाज 0.07 टेस्ला, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, यस इट वाज 0.07 टेस्ला, ये रहा 7 × 10⁻² लिख देता हूं। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 7 × 10⁻²। एरिया बड़ा सिंपल 1 मीटर स्क्वायर, ओमेगा 1 रिवॉल्यूशन जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था कितना, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। कर दिया जाए, निपटाया जाए इसे, 7 × 2 पाई यानी 7 × 14 × 3.14। ओके, मोटा मोटी कितना हो गया, 14 चौक 56, 6 5 14 5 19 9 1 14 42 और 1 43, 43.96 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1, यानी हो गया कितना, 439.6, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 440 वोल्ट का लगा झटका। ओके, चलिए 440 वोल्ट आ गया इसका आंसर। मिलाइए 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 इसका आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर हो गया 440 वोल्ट। आप चाहें
तो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट करने के लिए अगर लिखा होगा तब अप्रोक्सीमेट कीजिए, नहीं तो 439.60 ये लिख दीजिए। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा है तो 440 वोल्ट लिख दीजिए। जैसा दिया हुआ है वैसा कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप बच्चों का फॉर्मूला रिवीजन भी साथ के साथ ठीक से हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। अ करेंट इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी, एल की वैल्यू कितना दे रखा है 2 हेनरी, इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू आई इजकल टू ट्वाइस साइन टी स्क्वायर। हमें दे रखा है कि इसमें करंट कैसे, ऐसे इस रिलेशन से, इस साइन वाले रिलेशन से इसमें करंट बढ़ रहा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन करंट चेंजेज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर। ऐसे करंट बढ़ते बढ़ते करंट हो गया कहां, 0 से बढ़ के आ गया 2 एम्पियर पे। ये करंट 0 से 2 एम्पियर हो गया। तो पूछ रहा है हमसे अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट उतना ही होगा जितना कि यहां पर स्टोर हुआ। क्लियर की बात। और यहां पर स्टोर कितना होता है वो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, हमें एल भी दे रखा है, हमें आई भी दे रखा है। यहां पर एक चीज गौर किया जाए, करंट कैसे बढ़ के 2 एम्पियर हुआ, किस रिलेशन से बढ़ के 2 एम्पियर हुआ, उससे मुझे कोई उस कहानी में नहीं जाना। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि साइन से बढ़ा, कॉस से बढ़ा, टेन से बढ़ा, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। हाँ, सीधा सीधी करंट अभी 2 एम्पियर है और इस वक्त एनर्जी कितनी है उसकी बात की जा रही है, तो सीधा सीधी हाफ एल आई स्क्वायर। हमें साइन टी स्क्वायर इस रिलेशन से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे आई की फाइनल वैल्यू से मतलब है। चलिए क्या हो गया, हाफ इंटू एल कितना दे रखा है 2, आई का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, सीधा सीधी 4 जूल आंसर मारिए। कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा, उड़ाम कहानी हमारे काम का नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसका। आंसर मिलाइए 4 जूल। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है 4 जूल। ओके, क्लियर क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ओम 20 मिली हेनरी कॉइल। ओके, रेजिस्टेंस है 10 ओम और इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी, राइट। रेजिस्टेंस इसका 10 ओम और 20 मिली हेनरी कॉइल कैरिंग कांस्टेंट करंट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट थ्रू अ स्विच। ओके ओके, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है, इसमें कांस्टेंट करंट वो सप्लाई कर रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट की सिचुएशन आ चुकी है। आगे क्या कहता है, नाउ आफ्टर स्विच इज ओपनड करंट बिकम्स 0। स्विच ऑफ कर दिया, करंट 0 हो गया, यानी करंट इनिशियल जितना था करंट फाइनल कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, ये हुआ कितने देर में, 100 माइक्रोसेकेंड में। करंट बिकम्स 0 इन 100 माइक्रोसेकेंड। इस 0 होने में समय कितना लगा, 100 माइक्रोसेकेंड। इसको लिख लें 100 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि 10 टू द पावर -4 सेकेंड में ये कहानी हुई। 10 टू द पावर -4 सेकेंड में इसमें जितना करंट था उससे 0 हो गया। और इसमें करंट होगा कितना, E/R। स्टेडी स्टेट में तो यही होता है ना, E/R, यानी कि 20/10 दैट इज 2 एम्पियर करंट। और फाइनली कितना हो गया, ये 0। 2 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया कितनी देर में, 10 टू द पावर -4 सेकेंड में। तो क्या निकालना है हमें, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, ईएमएफ एवरेज वैल्यू क्या होगा। करंट कम हुआ, फ्लक्स घटा, फ्लक्स घटा, फ्लक्स 0 हो गया, तो एवरेज ईएमएफ। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू d∅dt। जब बात एवरेज की आ जाए तो सीधा सीधी हम ΔΦ/ΔT लिख दें। ओके, फ्लक्स इनिशियल में से फ्लक्स फाइनल डिवाइडेड बाई कितने समय में ये हुआ। इनिशियल फ्लक्स कितना था इसका, हम जानते हैं कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई इक्वल टू एल आई। तो यहां पर लिख दें एल आई, जो इनिशियल था माइनस फाइनली, तो करंट 0 ही हो गया था, तो 0 कर दीजिए। ऐसा कितने समय में हुआ, वही वैल्यू हो गई ई की एवरेज वैल्यू। अब
एल आपका दे रखा है 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10⁻³ आई की इनिशियल वैल्यू हमने निकाल लिया 2 एम्पियर। और ऐसा कितने समय में हुआ, मतलब वो जीरो कितने समय में हुआ 10⁻⁴, तो डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। ओके, कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻³ और नीचे वाला 10⁻⁴ ऊपर जाके बन गया 10⁻⁴। ये गया, एक 10 का पावर बच गया, यानी 20 दूनी 40 और एक 10 का पावर बचा हुआ है, मिला जुला करके बना दिया 400 वोल्ट। 400 वोल्ट डेवलप हो जाएगा इसमें, अगर इतने कम समय में ये करंट जीरो होगा तो। बात क्लियर? चलिए, जितनी जल्दी होगा चेंज उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। यहां देखिए, एक 100 माइक्रोसेकंड में हो गया था, बहुत कम समय में चेंज हो गया था, तो करस्पॉन्डिंगली वोल्टेज भी अच्छा खासा डेवलप हुआ। 400 वोल्ट, 400 वोल्ट क्या था ये? फिल इन द ब्लैंक्स था 400 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मिटाया जाए इसे और आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखा है और पूछा है टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एज M। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, सीरीज में कनेक्टेड है, पर उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी लेना है, दे रखा है हमें। और पिक्चर जो दिया है, क्या कहानी है, कुछ इस तरह का पिक्चर है। यहां पर एक इंडक्टर है, ओके, और फिर यहां से कुछ इस तरह से ऐसे यहां पर दूसरा इंडक्टर है। ये रहा जी दूसरा इंडक्टर, ओके। ये सीधे ऐसे सीरीज में नहीं है, ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे घूम करके ये आया ऐसे। यानी जब इसमें करंट ऐसे है तो इसमें करंट ऐसे है, अपोजिटली इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोजिटली कनेक्टेड हैं। देखिए, अगर एक तरीका तो होता कि दोनों सीरीज में हो जाते सीधा सीधी, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ओके। करंट इसमें आई है, इसमें भी करंट आई है, ये दोनों परफेक्टली सीरीज में है। पर ये भी सीरीज में तो है, लेकिन आप देखो जिस समय करंट इसमें ऐसे है, उस समय इसमें करंट ऐसे है, उसमें इनकी पोलैरिटी अपोजिट है। यानी सीरीज में, अब यहां पर एक चीज आप समझो कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का जिक्र ना हो तब तो सीरीज में चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हमें देखना है सीरीज में है तो सीधा सीधी लगा देंगे L1 प्लस L2। लेकिन जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जिक्र हो जाए तो हमें यह देखना होता है कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है या दोनों अपोजिटली यहां की तरह कनेक्टेड है। तो अगर दोनों में डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर देख लें, अगर इन सीरीज, मान लो इन सीरीज में है और यहां पर दो केस बन जाएगा। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी पिक्चर में लेना है, क्वेश्चन में दे दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सीरीज में दो कहानी बन जाएगी। यहां पर क्या, पहला कि बोथ इंडक्टर का पोलैरिटी सेम, बोथ इंडक्टर का सेम पोलैरिटी, और दूसरा बोथ इंडक्टर अपोजिट पोलैरिटी, जो कि यहां हमारा प्रेजेंट कहानी है। हमारा प्रेजेंट कहानी है कि सीरीज में तो है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है। तो अगर सेम पोलैरिटी रहे और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पिक्चर में है तो एल इक्विवेलेंट डायरेक्ट आपने ध्यान में रखना है कि दो बार एल जोड़िए और दो बार एम भी जोड़ दीजिए, दो बार एल जोड़िए और दो बार एम भी जोड़ दीजिए, प्लस एम, यानी L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस एम, ओके। पर अगर वो अपोजिट पोलैरिटी है तब L इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, L इक्विवेलेंट इसे लिख लिया जाए, L इक्विवेलेंट लिख लिया जाए, L1 प्लस L2 दो बार जोड़िए, पर म्यूचुअल दोनों घटा दीजिए, माइनस एम, यानी
L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस एम। इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक जब सेम पोलरिटी है तो L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस एम, और जब पोलरिटी अपोजिट है तो L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस एम। यह ध्यान रखा जाए। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात आएगी, तो पोलरिटी मैटर करेगा। अदरवाइज तो सीधा सीधे आपने L1 प्लस L2 सीरीज में लिख दिया, पर यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस है और पोलरिटी अपोजिट है, तो यहां L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस एम इस सिस्टम का नेट इंडक्टेंस हो जाएगा। क्लियर? तो उस हिसाब से देखिए कि नेट इंडक्टेंस का कौन सा ऑप्शन आपको बैठ रहा है। L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस एम, आंसर डी। आंसर डी। तो इसको नोट कर लिया जाए। कभी कभी हो सकता है म्यूचुअल इंडक्टेंस से भी क्वेश्चन दे देता है, तो इस बात को नोट कर लिया जाए। और जब सिंस म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा सा एक बात इसमें और बता दूं आपको। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लो। फिर एडिशनल एक चीज इसमें और बता दूं ताकि घुमा फिरा के कैसे भी पूछे तो आप निकाल सको। चलो, क्लियर? डन? चलिए मिटा रहा हूं इसको। सीरीज की तो कहानी क्लियर हो गई। बाय द वे, अगर घुमा फिरा के पैरेलल का पूछ दे और वहां भी म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर पिक्चर में हो तो फॉर्मूला एक है, डायरेक्ट आप ध्यान में रखो ताकि आप उसको बना सको। चलो, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये है और इसके साथ दूसरा इंडक्टर ये लगा हुआ है, ये ओके। दोनों आ गए पैरेलल में, ये है L1 और ये है L2। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, वो पिक्चर में नहीं है, तब तो आप रेजिस्टेंस की तरह इसका एल इक्विवेलेंट कहोगे कि प्रोडक्ट ओवर सम L1 L2 बाई L1 प्लस L2। लेकिन अगर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है पिक्चर में, तो फिर सीरीज की तरह हमें यह देखना होगा कि क्या दोनों की पोलरिटी सेम है या दोनों की पोलरिटी अपोजिट है। ठीक है, पैरेलल में तो है, लेकिन क्या दोनों की पोलरिटी सेम है या अपोजिट है, इन दोनों में कहानी बदल जाएगी। जैसे यहां से जो करंट चलेगा तो करंट यहां गया और फिर करंट यहां गया, तो हम कहेंगे दोनों की पोलरिटी सेम है। और जब पोलरिटी सेम होगा, सेम पोलरिटी के केस में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर दिया हुआ हो, अब आपका फॉर्मूला एल इक्विवेलेंट का हो जाएगा L1 L2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो m फिर दो बार मल्टीप्लाई कर दो, L1 L2 तो यहां करो m इंटू m, और डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, नीचे वाला L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस m। डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। वैसे अभी तक पूछा तो नहीं है इस तरह का, लेकिन बाय द वे कभी पूछ दे तो आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप उसे सोल्व कर दोगे। यानी ये हो जाएगा क्या, L1 L2 माइनस इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस m। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ध्यान रखा जाए। सेम पोलरिटी के केस में ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है। ये प्रोडक्ट है तो mm प्रोडक्ट हो गया, ये सम है तो यहां mm सम हो गया। क्या हो गया फॉर्मूला, L1 L2 माइनस m स्क्वायर बाई L1 प्लस L2 माइनस 2m। ओके, और अगर m नहीं है तब तो सीधा सीधी है। ओके, अब चलो, अब सेम पोलरिटी था, इस बार अपोजिट पोलरिटी का केस देख लेते हैं। इसको नोट कर लो, फार्मूला के तौर पे नोट कर लो, जान लो। बाय द वे आ गया तो आप आराम से फार्मूला लगा के बना दोगे उससे। अब चलो, अगर पैरेलल विथ अपोजिट पोलरिटी कर दें, पैरेलल इंडक्टर्स विथ पोलरिटी अपोजिट है, अपोजिट पोलरिटी है। ओके, तो इसका अगर पिक्चर बनाना चाहें तो किस तरह का हो सकता है। देखो, पहला इंडक्टर बना दिया हमने ऐसे ओके, और दूसरा इंडक्टर ऐसे ला दे, ये रहा मेरा दूसरा इंडक्टर। पर हम चाह रहे हैं कि इसका ये और इसके ये अपोजिट पोलरिटी
मतलब इसके ये को अगर पॉजिटिव सप्लाई मिला तो इसके इसको पॉजिटिव सप्लाई मिले, यानी यहां से जो सप्लाई आया उसको आप ऐसे समझो, यहां से जो सप्लाई आया आई, यहां से जो मान लो आई आया तो इसमें I1 चला गया, ओके, और इसमें डायरेक्ट नहीं गया, इसमें डायरेक्ट नहीं गया, आप यूं समझो कि इसमें ऐसे आकर के ऐसे चला गया। तब देखो, अब आप देखो इसको तो I1 मिल गया और इसको देखो I2 यहां मिला, I2 ये रहा, ओके, समझ रहे हो? इसका कनेक्शन कुछ इस तरह का है, ये कर दो और फिर यहां से निकाल के यहां से ये टर्मिनल ऐसे कर दो, ऐसे। इसमें आपने सिर्फ एक बात एश्योर किया है कि जब इसमें करंट ऐसे है तो उस वक्त इसमें करंट ऐसे है, इसको पॉजिटिव जिस वक्त है ये पॉजिटिव यहां मिला, ये कनेक्शन यहां से ऐसे आकर के यहां पॉजिटिव दिया। तो इस तरह के सिचुएशन में, और फिर देखो इसका ये एंड से फिर निकल करके यहां आ गया, तो दोनों पैरेलल में भी हैं, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चाहे इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही है, लेकिन पोलरिटी अपोजिट हो गई। तो ये केस क्या हमने कहा, पैरेलल इंडक्टर विथ अपोजिट पोलरिटी। तो इस बार क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें अगर आपको L इक्विवेलेंट हो, ये L1 है और ये L2 है, तो न्यूमरेटर आपको सेम रह जाएगा, न्यूमरेटर यही है L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यहां +2m हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो नेट इंडक्टेंस है वो घट जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, नेट इंडक्टेंस घट जाएगा। तो ये न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर ये प्लस हो गया, ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब इन दोनों फॉर्मूले को आपने नोट कर लेना है, बाय द वे आ गया तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, आपको एकदम से क्लियर ही हो जाएगा बात। जैसे मान लो कि ये 1 हेनरी है और ये है 4 हेनरी, और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1 हेनरी, ठीक है, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1 हेनरी, राइट। तब अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब सेम पोलरिटी में कनेक्टेड है, तब तो है आपका ये फॉर्मूला। आप क्या लगा दोगे यहां पर, 1 × 4 - 1 L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कह दो, डिवाइडेड बाई L1 + L2 माइनस ट्वाइस एम, 1 + 4 माइनस ट्वाइस × 1। क्लियर? डायरेक्ट मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया सेम पोलरिटी वाला। तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4 5 - 2, यानी 3/3, देखो 1 हेनरी आ गया। सीधा सीधी मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, L1 L2 1 × 4 माइनस m का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 + L2 दैट इज 1 + 4 माइनस ट्वाइस m ट्वाइस × 1, m की वैल्यू थी 1, 4 - 1 बाई 5 - 2 3/3 1 हेनरी। ओके, अगर ये कहानी यहां हो, सेम चीज हो और ये कहानी हो, तो ये हो गया L1 आपका कितना 1 हेनरी था और ये कितना हमने लिया है 4 हेनरी, तो इस फॉर्मूले में लगा दें। ओके, क्या हो गया, L1 L2 तो वही रहा, न्यूमरेटर तो वही रह जाता है, तो न्यूमरेटर में तो कुछ है ही नहीं, 4 - 1 ये वही रह गया, डिनोमिनेटर में ये वाला चीज प्लस आ जाता है, तो 1 + 4 साथ के साथ ये भी 2 प्लस में आ गया, तो 3 न्यूमरेटर तो सेम रह गया, डिनोमिनेटर बढ़ करके 7 हो गया। यहां देखो 3/3 1 हेनरी आया था, यहां 3/7 हेनरी आ गया। क्लियर? तो अगर आप इस तरह का भी आए तो आप आराम से सोल्व कर दोगे, फॉर्मूला आप नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। हां, इसमें एक चीज और, बहुत वेरिएशन कर सकता है, तो इसमें एक चीज और कर सकता है, क्या, इसको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग से जोड़ देगा। तो आप जानते हो ना कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय L1 L2 होता है। ओके, अब इसी क्वेश्चन में कह देता, डायरेक्ट आपको m की वैल्यू नहीं देता, आपको कहता कि इस सिस्टम का जो है k जो है वो है 0.5, आपको m नहीं देता तो आप m यहां से निकाल लेते हैं,
समझ रहे हो बात? जैसे यहां पर क्या था कि उसने डायरेक्ट बोल दिया कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 है। यहां पर उसने कहा कि इस सिस्टम का जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो हाफ है, वो 0.5 है, तो वहां से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे और फिर नेट इंडक्टेंस यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे यहां से 0.5 अगर होता तो देखो क्या कहानी हो जाता, m की वैल्यू क्या हो जाती, यहां से मैक्सिमम जो वेरिएशन कर सकता है वो सब मैं बता दे रहा हूं ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो कि किसी तरह का आएगा तो बना देंगे। ओके, यहां से m की वैल्यू हो जाएगा k अंडर रूट L1 L2 हो जाएगा, और k है मेरा दे रखा है हाफ, ये फॉर्मूला L इक्विवेलेंट का, ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा यहां जगह बना ले रहा हूं, हाफ, ये देखो k दैट इज, ये यहां से ये लिख लो m इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2, k मुझे दे रखा है हाफ अंडर रूट L1 1 और L2 4, यानी हाफ इंटू रूट 4, रूट 4 हो गया 2, दैट इज 2/2 1 हेनरी। ओके, इसने डायरेक्ट 1 हेनरी नहीं दिया, इसने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे दिया। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पता था, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस पता था, हमने निकाल लिया m, देखो 1 हेनरी आ गया। तो मैक्सिमम अगर वेरिएशन कर सकता है तो इतना ही कि चांसेस है, इससे ज्यादा तो चांसेस नहीं है। आपने सब देख लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ना लेंगे तो सीधा रेजिस्टेंस की तरह R1 प्लस R2, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 सीरीज पैरेलल का। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो सेम पोलरिटी में सीरीज का, सेम और अपोजिट पोलरिटी में सीरीज का देखा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो सेम पोलरिटी में पैरेलल का, अपोजिट पोलरिटी में पैरेलल का। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग से जोड़ा तो इस तरह से। तो सारा तरह का सिचुएशन आपने देख लिया, समझ लिया। चलिए ठीक है, ओके, चलिए अब बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। मिटा रहा हूं, फॉर्मूला वगैरह नोट कर लिया, चलिए मिटाया जाए इसे। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इफ द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल वर टू बी हाफ्ड। नंबर ऑफ टर्न N2 जो है वो N1 का आधा कर दें, N2 जो है N1 का आधा कर दें। और क्या कह रहा है, एंड द रेडियस ऑफ द वायर, यानी क्रॉस सेक्शन रेडियस, क्रॉस सेक्शन रेडियस जो है, क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है R2, इसको करा कि डबल कर दो। देखिए दो चेंजेस कर रहा है, पहला करा कि नंबर ऑफ टर्न को आधा कर दो, और जो वायर है जिसका ये लूप बना हुआ है, जिसका ये कॉइल बना हुआ है, उसके रेडियस को क्या करा है, ये डबल करने की बात कर रहा है, R2 इक्वल टू ट्वाइस R1। तो इन दोनों चेंज करने के बाद हमसे पूछ रहा है द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड ड्यू टू द करेंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इलेक्ट्रिकल पावर जूल हीटिंग की बात कर रहा है, इंड्यूस्ड के कारण जूल हीटिंग की बात कर रहा है, यानी ये बात कर रहा है I स्क्वायर R की। ओके, दोनों केस में कह रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा, फाइनल बाय इनिशियल बताइए जूल हीटिंग में क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, जूल हीटिंग के करस्पॉन्डिंग जो पावर होगा हीट लॉस का, वो I स्क्वायर R, राइट। इसको हम E स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं। ओके, यानी अब पावर जो फाइनल डिवाइडेड बाई पहले केस में जो पावर था P2 के करस्पॉन्डिंग हो गया E2 का स्क्वायर बाई R2 डिवाइडेड बाई E1 का स्क्वायर बाई R1। ओके, यानी इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा E2 का स्क्वायर बाई R2, R1 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई E1 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ये हो गया E2 बाई E1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक तरह से कह दें R2 बाई R1, ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा। तो एक चीज तो है कि नंबर ऑफ टर्न जब आप आधा करोगे, नंबर ऑफ टर्न जब आप आधा करोगे तो आपका जो E2 है वो E1 का आधा हो जाएगा, क्योंकि जो EMF डेवलप होगा वो तो नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ टर्न्स को आपने आधा कर दिया तो E2 E1 का आधा हो गया। तो ये बात तो ऊपर वाला तो बात क्लियर हो गया कि हाफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 बाई R1। अब यहां पर देखो रेजिस्टेंस में आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ टर्न आधा हो गया,
तो करस्पोंडिंगली लेंथ भी तो आधी हो गई। अगर हम रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन की बात करें तो आप जानते हो ना कि रेजिस्टेंस होता है रे रो एल बाई ए। अब करस्पोंडिंगली लेंथ भी तो आधा हो गया। आप यहां पर देखो रो एल बाई एरिया को हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर का। इस वायर के क्रॉस सेक्शन, इस वायर की बात करें, इसी के क्रॉस सेक्शन में चेंज किया गया है ना, तो इसके क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो देखें अब यहां पर देखो आपका जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एल बाई आर स्क्वायर के। तो अगर हम कहें कि आर फाइनल बाई आर इनिशियल क्या होगा, जो कि मुझे यहां चाहिए, आर फाइनल बाई आर इनिशियल क्या होगा, तो आप देखो आप कहोगे कि एल फाइनल L2 बाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक तरह से L1 बाई R1 का स्क्वायर। ओके, यानी अब हम इसको ऊपर ले जाएं तो L2 बाई R2 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर बाई L1 लिख सकते हैं। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं कि L2 बाई L1 डिवाइडेड बाई R2 बाई R1 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ना इस चीज को, इस रिलेशन को आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आपको है ना भाई कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके, एल बाई आर स्क्वायर के। तो R2 बाई R1 अगर करना है तो सीधा सीधी यहां कर दो L2 बाई L1 डिवाइडेड बाई R2 बाई R1 का स्क्वायर। इस रिलेशन को हम सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि L2, आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ टर्न आधा कर दिया तो लेंथ भी तो आधा हो गया, यानी L2 L1 का आधा हो गया ऊपर वाला ये, और रेडियस आप कह रहे हो कि डबल कर दिया जी, तो नीचे हो गया ये 2/1 का स्क्वायर, यानी ऊपर हाफ और नीचे 4/1, यानी ओवरऑल ये हो गया 1/8। क्लियर? अब उसी 1/8 को हम यहां रख दें, उसी ऊपर तो था जी हाफ का स्क्वायर और नीचे मेरा R2 बाई R1 हमने निकाल लिया, R2 बाई R1 मेरा आ गया कितना 1/8। तो इस 1/8 को मैं यहां रख दूं तो हो गया 1/4 डिवाइडेड बाई 1/8, यानी 1/4 इंटू 8/1 ऊपर ले गए तो 4 दूना यानी 2। ये रेशियो आ गया P2/P1 मतलब 2। दुगना क्या होगा, दुगना जूल हीटिंग में पावर कंज्यूम होगा। चलिए मिलाया जाए आंसर, हाफ क्वाड्रपल्ड द सेम डबल्ड। देखिए डी डबल्ड हो गया, दुगना हो गया, डी ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन। ओके, ये था हमारा 2022 में जेईई मेंस में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, वो सब हमने यहां पर किया। आपने देखा कि बेसिकली कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था। जो हमने थ्योरी पढ़ी, जो हमने न्यूमेरिकल्स लगाए पहले, वो सफिशिएंट थे इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के तैयारी करो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।